नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार इंटायर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ मस्त और अपनी तैयारी को लेके बहुत व्यस्त होंगे। तो चलते हैं, हम आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 2 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 3 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 4 दिसंबर, चौथा ऑप्शन है 5 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 4 दिसंबर, यानी कि 4 दिसंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना की कराची बंदरगाह पर जीत के सम्मान में मनाई जाती है। यानी कि 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो इंडियन नेवी ने हमारी कराची पे जो विजय हासिल की थी, तो उस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष हम लोग 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। अब इसकी आदर्श वाक्य की बात की जाए तो इसका आदर्श वाक्य जो है सम नो वरुणः है। आज की भारतीय नौसेना के अगर गठन की बात की जाए तो ये 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के बाद किया गया था, इसकी स्थापना। भारतीय नौसेना के अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो पहला ऑप्शन है रेज ब्रेट, दूसरा ऑप्शन है ब्रेन रॉट, तीसरा ऑप्शन है रिज, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रेज बेट, यानी कि इस वर्ष 2025 में ऑक्सफोर्ड ने रेज बेट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अब बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो ब्रेन रॉट जो है ये 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर था। रिज जो था ये 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर था। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। ऑक्सफोर्ड ने रिज बेट को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने डिजिटल संस्कृति, ऑनलाइन व्यवहार के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करते हुए रेज बैट को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अब इसका तात्पर्य क्या है? तो ऐसी ऑनलाइन सामग्री से है जिसे जानबूझकर क्रोध, आक्रोश भड़काने, ट्रैफिक, जुड़ाव और एल्गोरिथम दृश्यता बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। यानी कि रेज बैट एक ऐसी ऑनलाइन सामग्री है जिसे जानबूझकर क्रोध बढ़ाने, आक्रोश भड़काने और ट्रैफिक या जुड़ाव और एल्गोरिथम की दृश्यता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो समाज में सांप्रदायिकता का माहौल बनाने के लिए ये रेज बैट ऑनलाइन सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। अब अन्य जो शॉर्टलिस्ट जो वर्ड थे उनको भी देख लेंगे हम। तो बायोहैक और आरा फार्मिंग जो है ये अन्य शॉर्टलिस्ट वर्ड थे, लेकिन अंततः जो है 2025 में वर्ड ऑफ द ईयर रेज बैट को हम लोग घोषित किया गया है ऑक्सफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किसने 2025 का पालोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार जीता है? पहला ऑप्शन है टेशी थॉमस, दूसरा ऑप्शन है एंथनी राजू, तीसरा ऑप्शन है टॉमस मेरी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा टेसी थॉमस, यानी को टेसी थॉमस को 2025 का डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। यही है टेसी थॉमस जी, जिनको डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार दिया गया है। भारत की मिसाइल महिला इनको बोला जाता है। के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर टेसी थॉमस को 8वां डॉक्टर पालोस ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया, यानी इनको 8वां दिए पुरस्कार दिया गया है और ये भारत की मिसाइल महिला बोली जाती हैं। अब एक क्वेश्चन हम आप लोग से पूछते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का मिसाइल मैन किसको बोला जाता है।
यह डीआरडीओ की एक प्रमुख वैज्ञानिक हैं, ये टेसी थॉमस, और मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला हैं जिन्हें अग्निपुत्री की उपाधि मिली है। किसको? टेसी थॉमस को। यानी इनका हमने अभी दो उपनाम देखा, एक तो अग्निपुत्री और दूसरा भारत की मिसाइल महिला। उन्होंने भारत की लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों की परियोजना निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक प्रथम शासन को दर्शाने के लिए पीएमओ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पहला ऑप्शन है धर्म तीर्थ, दूसरा ऑप्शन है सेवा तीर्थ, तीसरा ऑप्शन है कल्याण भवन, चौथा ऑप्शन है लोक भवन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सेवा तीर्थ। इसका जो पीएमओ है, अब जो हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय, उसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा गया है। अब बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो ये जो लोक भवन है, ये राजभवन जो जिसमें राज्यपाल हमारे रहते हैं, उनका नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। राजभवन का नाम बदलकर अब लोक भवन हो गया है। एक क्वेश्चन हम आप लोग से पूछते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी राजपथ का नाम बदलकर क्या किया गया है। अब चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया जाएगा, जो सेवा, उत्तरदायित्व और नागरिक प्रथम के सिद्धांतों पर आधारित शासन मॉडल का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई संस्थानों के नाम बदले गए हैं। नाम बदलने के चलन में राजभवन अब जो है वो लोक भवन हो गया है। प्रधानमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग, ये 2016 में किया गया था। प्रधानमंत्री जो आवास था उसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया था। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ, और केंद्रीय सचिवालय जो है उसका नाम बदलकर कर्तव्य भवन किया गया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का पहला जल सकारात्मक एयरपोर्ट के रूप में प्रमाणित किया गया है? पहला ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरा ऑप्शन है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौथा ऑप्शन है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी भारत का पहला जल सकारात्मक एयरपोर्ट के रूप में प्रमाणित किया गया है, और ये है हमारा नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? ये है मुंबई में। उसी प्रकार कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये तमिलनाडु में, चेन्नई में ही है। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में अभी कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। चलते हैं, अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। आईजीआई यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला जल सकारात्मक एयरपोर्ट, 40+ मिलियन यात्रियों को संभाला है इसने। कितने? 40+, यानी 40 मिलियन से ज़्यादा यात्रियों को इसने संभाला है। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सालाना 4 करोड़ से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान करने वाले भारत के पहले जल सकारात्मक हवाई अड्डे के रूप में प्रमाणित किया गया है। जल सकारात्मक स्थिति का अर्थ है कि हवाई अड्डा अपने उपभोग से अधिक अलवणीय जल की पूर्ति करता है, यानी जितना प्रोड्यूस नहीं करता है उससे ज़्यादा ये क्या करता है, यहाँ के लोग कंजम्पशन कर जाते हैं जल का, अलवणीय जल का। यह मान्यता नीति आयोग CII जल तटस्थता संरचना के अंतर्गत जल नवाचार शिखर सम्मेलन 2025 में प्रदान की गई है। इसको किसको? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने किसे अपना पहला महिला ब्रांड एम्बेसडर चुना है? पहला ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, दूसरा ऑप्शन है साइना नेहवाल, तीसरा ऑप्शन है PV सिंधु, चौथा ऑप्शन है स्मृति मंधाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हरमनप्रीत कौर, यानी कि अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने हरमनप्रीत कौर को अपना पहला महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब
बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो साइना नेहवाल जो हैं, हरमनप्रीत कौर, ये हमारी प्लेयर्स हैं। पीवी सिंधु जो हैं ये टेनिस बैडमिंटन प्लेयर हैं। साइना नेहवाल भी बैडमिंटन प्लेयर है। स्मृति मंधाना ये हमारी क्रिकेट प्लेयर हैं। पीएनबी ने हरमनप्रीत कौर को अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, ये अभी हमारी क्रिकेट कप्तान है भारतीय महिला टीम की, को अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस कार्यक्रम के दौरान हरमनप्रीत कौर ने पीएनबी की 4 नई पेशकशों का अनावरण किया। पीएनबी रुपे मेटल क्रेडिट कार्ड, लक्सुरा, पीएनबी 1 2.0, डीजी सूर्यागर और आईआईबीएक्स पर पीएनबी ऑन बोर्डिंग, इन 4 नई पेशकशों का अभी शुभारंभ किया। किसने? हरमनप्रीत कौर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में किस राज्यों के 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है केरला, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। यानी कि अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य के जो 5 नए उत्पाद हैं उनको जीआई टैग दिया गया है। चलते हैं, अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र में कोई ऐसी वस्तु है जो उसी क्षेत्र में पाई जाती है, उसी क्षेत्र की विशेषता रखती है, तो उसके लिए उसको जीआई टैग दिया जाता है। तमिलनाडु के 5 उत्पादों को नए जीआई टैग मिले। कुल संख्या जो बढ़कर हो गई है 74, यानी कि तमिलनाडु में 74 प्रोडक्ट को अब जीआई टैग मिल चुके हैं। तमिलनाडु के 5 उत्पादों को भौगोलिक संकेत से सम्मानित किया गया। इस समय वर्तमान में नई मान्यता प्राप्त वस्तुओं में वोरायूर सूती साड़ी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक बात और कि हम लोग जो पर डे क्वेश्चन आप लोग को कराते हैं उसको आप लोग नोट किया करिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा जो जीआई टैग मिला है वो कविंदपदी नटू सक्राई को, तीसरा नामक्कल सोप स्टोन कुकवेयर को, चौथा सुवा मल्ली चावल को, और पांचवा अवा समुद्रम चोप्पू समन को ये दिया गया है जीआई टैग। इन अतिरिक्तताओं के साथ तमिलनाडु के पास अब 74 जीआई टैग उत्पाद हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जनवरी 2026 में 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो की मेजबानी कौन करेगा? पहला ऑप्शन है कांडला, दूसरा ऑप्शन है कोच्चि, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई, चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कोच्चि। यानी कि 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो की जो मेजबानी होगा वो कोच्चि करेगा। कब? तो जनवरी 2026 में। अब इससे जुड़े कुछ तथ्य होंगे, हम लोग देखेंगे। कोच्चि 29 से 30 जनवरी 2026 को 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो विश्व के सबसे बड़े समुद्री शैवाल उद्योग सम्मेलनों में से एक होगा। यह आयोजन जो होगा ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, जिसको CMFRI बोलते हैं, भारतीय वाणिज्य मंडल यानी ICC और CSIR सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, जिसको CSMCRI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। यानी कि ये संस्थाएं मिलकर ये भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्र शैवाल एक्सपो की मेज़बानी कर रही हैं, जिसका आयोजन जो होगा कोच्चि में किया जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? पहला ऑप्शन है प्रवीर रंजन, दूसरा ऑप्शन है दलजीत सिंह चौधरी, तीसरा ऑप्शन है संजय सिंघल, चौथा ऑप्शन है प्रवीण कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रवीण कुमार। यानी कि अभी हाल ही में जो BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार प्रवीण कुमार ने संभाला है। अब बाकी के ऑप्शन की अगर बात की जाए तो प्रवीर रंजन जो हैं
ये हमारे CISF के महानिदेशक यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दलजीत सिंह चौधरी जो हैं ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं BSF के। और संजय सिंघल जो हैं सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के महानिदेशक हैं। चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। ITBP प्रमुख प्रवीर कुमार यानी कि ITBP के भी प्रमुख हैं ने BSF महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। ITBP के वर्तमान महानिदेशक प्रवीर कुमार को दलजीत सिंह चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। कार्यभार सौंपने का समारोह रायपुर स्थित BSF शिविर में आयोजित किया गया। प्रवीर कुमार 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। यही हैं प्रवीर कुमार जिनको अभी BSF का महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, इससे पहले दलजीत सिंह चौधरी थे जो कि अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। हाल ही में CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है विवेक चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन है तुहीन कांत पांडे, तीसरा ऑप्शन है राहुल नवीन और चौथा ऑप्शन है प्रवीण सूद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विवेक चतुर्वेदी। यानी कि हाल ही में अभी विवेक चतुर्वेदी जी को CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। विवेक चतुर्वेदी CBIC के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। भारत सरकार ने 1990 बैच के IRS यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस अधिकारी विवेक चतुर्वेदी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे 1958 यानी 88 बैच के IRS अधिकारी संजय कुमार अग्रवाल का स्थान लेंगे। इसका स्थान लेंगे संजय कुमार अग्रवाल का, जो CBIC अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 28 नवंबर 2025 को रिटायर्ड हो गए। चतुर्वेदी को अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में 30 से अधिक वर्षों का इनको क्या है अनुभव है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। हाल ही में भारत मालदीव संयुक्त अभ्यास एक्वेरियन कहाँ शुरू किया गया? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है अंडमान निकोबार, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। यानी कि अभी हाल ही में भारत मालदीव संयुक्त अभ्यास एक्वेरियन का जो शुरुआत हुआ है वो केरल में हुआ है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। भारत मालदीव संयुक्त अभ्यास एक्वेरियन केरल में शुरू हुआ। तिरुवनंतपुरम में 14वां एक्वेरियन अभ्यास शुरू हुआ। ये कौन से नंबर का अभ्यास है? 14वां, जिसमें भारत की गढ़वाल राइफल्स और मालदीव की MNDF के 45 जवान शामिल हुए हैं। यह अभ्यास जंगल, अर्ध शहरी और तटीय क्षेत्रों में उग्रवाद रोधी और आतंकवाद रोधी अभियानों में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देता है। 2009 से बारी बारी से आयोजित होने वाला यह अभ्यास, यानी इसकी शुरुआत जो हुई थी 2009 से हुई थी, द्विपक्षीय रक्षा संबंध और भारत की पड़ोसी पहले नीति को दर्शाता है। यानी कि जो अभ्यास है, ये एक्सरसाइज है, हमारे जो द्विपक्षीय जो संबंध हैं वैश्विक स्तर पे, उसको क्या करते हैं और भी मजबूत करते हैं। और भारत की जो नीति है हमारी पड़ोसी प्रथम नीति, उसको भी मजबूत करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा करेंट अफेयर्स। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।